बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे हैं। अब उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी, कुछ रिमार्क्स हैं, उन्हीं पे आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। मतलब सबसे पहले दोबारा याद रखें, हमने ये क्या प्रूफ किया था, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इन C, तो ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि इनके सम की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से क्या होगी, लेस इक्वल, और ये इससे लेस होगी और ये इससे ग्रेटर होगी, ये ग्रेटर होगी इससे। तो इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो ये है, ये तब होगी जब ये कोलिनियर होंगे, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो ये होगी, ये तब होगी जब वो कोलिनियर होंगे लेकिन एंटी पैरेलल ऑपोजिट होंगे। अच्छा, अब ये देखें, इसी बात को दोबारा देखें, हमने ये बात कही कि ये इक्वल कब होंगे, ये कि जब Z1 और Z2 क्या हैं, कोलिनियर होंगे। जरा अंदर फोकस करते हैं कि इसका क्या मजीद इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्या है। देखें, अगर ये केस तब है जब ये सिचुएशन हो कि ये Z1 है और Z2 भी यही है, ये वाला पार्ट, यानी फॉर एग्जांपल ये अयोटा एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर है और ये 2 अयोटा है, जो कि 2 अयोटा है वो इस अयोटा का मल्टीपल है, यानी 2 टाइम है। ठीक है, तो जब आप इस 2 अयोटा को इस अयोटा से डिवाइड करें तो रेशो क्या आ रही है, 2। अगर आपको एफएससी की बातें कुछ क्लियर हो तो आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर ए और बी अगर पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल हैं, तो ए इक्वल होता है बी के। यहां के कोई स्केलर नंबर होता है, रियल नंबर, और पॉजिटिव होता है अगर ये दोनों पैरेलल हो, और नेगेटिव होता है अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हो। इसका ये मतलब हुआ इस केस में हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर एंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी पैरेलल हो, तो कहा जाएगा कि Z1 और Z2 आपस में एक दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल है। और अगर स्केलर मल्टीपल ना हो तो इसका मतलब एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर उधर है, यानी ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे के लीनियरली। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं Z2 अगर नॉन जीरो Z2 हो और इससे डिवाइड कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वालिटी जब होल्ड करती है ना, तो उस वक्त इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की रेशो जो है वो कोई पॉजिटिव स्केलर आता है, और अगर वो एंटी पैरेलल हो तो इन दोनों की रेशो क्या आएगी, कोई नेगेटिव स्केलर आएगा, लेकिन आएगा स्केलर। ये याद रखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिवाइड करें तो आपको ये श्योर है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, लेकिन ये नहीं श्योर कि एक रियल नंबर आ जाएगा। तो रियल नंबर कब आएगा, ओनली इन दैट केस जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तब उन दो वेक्टरों को कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके क्या जवाब आएगा, एक रियल स्केलर नंबर आएगा। तो इस बात को हमने देखना था कि ये इसकी ज्योमेट्रिकली क्या सिचुएशन होती है, एनालिटिकली क्या सिचुएशन होती है इक्वालिटी के केस में। अब हम अगर इसी को एक्सटेंड करें 3 के लिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इन दो को मैं सम की शक्ल में लिख के ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेता हूं, प्लस ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया और एक ये हो गया। ये प्रॉपर्टी एक दफा इस्तेमाल की तो इसका मतलब लेस देन इक्वल हो गया ये अकेला प्लस ये नंबर आ गया। फिर इस पर अप्लाई की प्रॉपर्टी, अलग अलग कर दिया, ठीक हो गया। तो 3 के केस में 2 दफा इनइक्वालिटी यूज हुई, इस तरह n के केस में ये इनइक्वालिटी n-1 टाइम यूज होगी और ये प्रूफ हो जाएगा, एंड दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड जनरलाइज्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसमें कोई प्रॉब्लम है इस सारी बात में? यस। फॉर एग्जाम्पल ले, आसान तरीन एग्जाम्पल देखते हैं। एक वेक्टर है ये वाला, लेट्स से, और एक वेक्टर ये है, ये अयोटा है और ये 1 है, या लेट्स से ये 2 है, 2 वेक्टर है। तो जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो जवाब में क्या आ जाता है, अयोटा बाई 2, और ये अयोटा बाई 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक हो गया, क्लियर है ये बात या नहीं? अगर एक नंबर अयोटा है और एक नंबर ये है, ये 1 प्लस अयोटा, जब आप इनको डिवाइड करेंगे अगेन आपके पास चूंकि 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं तो जवाब में एक नया
कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक हो गया? आप डिवाइड करके देख लें, डिवाइड करने का तरीका अगर आपको पता है आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किया तो क्या आया, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1, और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस, तो ये 2। सो आंसर इज आयोटा बाय 2 प्लस 1 बाय 2। अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, और ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आगे हमें कुछ कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स प्रूफ करने के लिए फंक्शंस की एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये गिवन है कि z = 1 एक रीजन है, यानी z = 1 कौन सा रीजन है। अब आपको बगैर सोचे समझे इसको प्लॉट करना होगा। ये कौन सा रीजन है, ये वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से लिया जाए तो वो डिस्टेंस क्या आना चाहिए, 1। यानी दिस इज इक्वेशन ऑफ अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ये अब इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, बताएं। एक पॉइंट ये है, ये वाला जिसकी वैल्यू है 1। एक पॉइंट ये है जिसकी वैल्यू है आयोटा। एक ये पॉइंट भी है -1 वाला, एक ये पॉइंट भी है माइनस आयोटा वाला, एक ये पॉइंट भी है अंदाजन, है ना। तो इसके अंदर कई पॉइंट्स हैं। क्लियर है? ये इनपुट है, यानी ये वो तमाम कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स ये वाले आपने इस फंक्शन के अंदर ना इनपुट करना है, और फिर इनपुट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी जो रिजल्ट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। ठीक है? यानी ये ऐसा ही है कि ये आपके पास कुछ आप समझ लीजिए गोलियां हैं, और ये एक गन है। आपने यहां से उठानी है और इसमें फिट करनी है और फायर कर देनी है, और देखनी है सबसे दूर कौन जाता है। ये क्वेश्चन है, समझ आई? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 1 को उठाता हूं, इस 1 को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया, टेक z = कौन सा लिया, ये 1। अब ये 1 इसमें पुट कर देते हैं, तो जब पुट किया तो क्या है, 1 + 2 + 1, आंसर इज 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 जो है, ये दूसरी प्लेन है जहां आंसर आएगा। ये 1 जो है, जो जवाब आ रहा है, ये 4 पे डिस्टेंस पे आ रहा है, यानी इसका मतलब 4 डिस्टेंस पे फायर हुआ। 4 डिस्टेंस पे जहां का भी फायर हो गया, इसका जवाब इसका आना है रियल नंबर 1, 4 डिस्टेंस है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर से एक पॉइंट उठाया आयोटा, टेक आयोटा। अब z ले लिया आपने आयोटा, इसमें फिट किया तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर +2 आयोटा +1, एंड इट इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इज -1 +2 +1। ठीक है जी, 2 आयोटा +1 इससे कैंसिल हुआ, और 2 आयोटा की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 का स्क्वायर रूट है, और ये 2 आ गए। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस फंक्शन के थ्रू जब इसे फायर किया गया तो वो कितनी लेंथ पर, कितनी मैग्नीट्यूड पर पहुंचा, 2 पे, यानी वो करीब ही रहा, यहां तक पहुंच गया, 2 तक, ये 2 मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि ये 1 वाला कहां तक गया, 4 तक, ये कहां तक गया, 2 तक। समझ आ गई बात की? इस तरह आप ये ले -1 इसमें पुट करें, क्या आएगा, टेक z = -1, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर +2 × -1 +1, क्या है, -1 का स्क्वायर +1 -2 +1, एंड इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो था, जब इसको फायर किया गया तो वो यहां 0 पे ही रह गया, वो कहीं आगे पीछे नहीं हुआ। समझ आइए? तो क्वेश्चन ये था असल में कि इस पूरे सर्कल के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा दूर गया, और ये भी सवाल नहीं कि वो कौन सा पॉइंट है, बल्कि सवाल है कि मैक्सिमम कितनी दूर तक गया। तो वो आपने असल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको पता है फाइंड कैसे करेंगे।
आपको पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू क्या होगी, ये लेस देन इक्वल होगी, वो उस साइड पे लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू वाला पार्ट, कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर लें इसे, या जनरलाइज इनइक्वालिटी लगाएं तो क्या होगा, ये होगा Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2Z प्लस 1 से लेस होगा। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है और बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, उससे क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? ये मैंने ये यूज किया, ये रीजन, ये प्रॉपर्टी, ये अलग अलग कर दिया और ये लेस देन इसके आ गया। ठीक है, और ये अब आगे मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है कि मैग्नीट्यूड जो है पावर उसके ऊपर चली जाती है, 2 जो है वो बाहर आ जाता है स्केलर, और ये 1 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव था ना, नेगेटिव होता तब भी पॉजिटिव बाहर आ जाता। अब आपको ये तो पता है कि ये हर पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो यानी ये तो 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, सो आंसर इज 4। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो ये फंक्शन मैग्नीट्यूड की जो देगा वो इसी के ऊपर है और वो 4 है। समझ आई है? बोलिए। दूसरे लफ्जों में इसका ये मतलब है कि जहां जहां भी कहीं पॉइंट जाएंगे, अगर आप अपने इस एक नया सर्कल कंसीडर करें, एक नया सर्कल जिसकी लेंथ 4 हो और उस पर एक सर्कल बनाएं, तो इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम पॉइंट की जो इमेजेस हैं, कोई यहां पे आ गया, इस पे ये 2 यहां पे आ गया था, ये 0 पे आ गया था, वो सारे पॉइंट इस रीजन के अंदर ही आ जाएंगे। तो ऐसे फंक्शन को मैं कहूंगा कि ये फंक्शन इस रीजन के ऊपर एक बाउंडेड फंक्शन है, कि आपके पास एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई जिसका अगर सर्कल बनाएं तो बाकी तमाम आंसर उस सर्कल के अंदर रह रहे हैं। तो ये इस तरह से इसको मैं कहता हूं इसकी अपर बाउंड भी है। अपर बाउंड क्या आ गई, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है, 4, वो 4 आ गई। ठीक है, 4 आ गई। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसी सर्कल के ऊपर ये सवाल है। सो आपको रीजन मेंशन कर दिया गया है कि इनपुट वाला कौन सा लेना है, वो जो इस सर्कल के ऊपर है। इसे चेंज किया जा सकता है, 2 पे करें, 3 पे करें। अगर ये रीजन चेंज होकर कोई डिफरेंट रीजन बन जाता तो फिर ये जो क्वेश्चन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अभी तक तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन लगा है। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड अपर बाउंड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर दिस रीजन। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, या डायरेक्ट लिख दें कि मैक्सिमम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z क्यूब प्लस 2z प्लस 2 एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कब होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। बाकी सारी वैल्यूज इसकी इससे क्या होंगी, लेस। तो क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू किसके होगी, क्यूब वाली प्रॉपर्टी यूज की है, 2 बाहर, z क्या था मैग्नीट्यूड आपकी 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, यानी 1 पुट किया, 1 और 2 3 और 2, यानी ये मैग्नीट्यूड पुट कर देना आप। मैग्नीट्यूड क्या थी इसकी 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2, तो 5 वैल्यू आ गई। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। ये है ना, ये 1 पुट कर दिया ना, तो 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 2 प्लस, तो ये 5 बन गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर यही सर्कल के तमाम कॉम्प्लेक्स पॉइंट इस फंक्शन के अंदर इनपुट किए जाएं, तो ये फंक्शन क्या करेगा, सेंड करना शुरू कर देगा, इनको फेंकना शुरू कर देगा, लेकिन मैक्सिमम फासला जिस तक ये फेंक सकता है वो क्या है, 5 है। तो ये तीनों फंक्शन जो थे ना, इस रीजन के लिए बाउंडेड फंक्शन थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम ऐसे फंक्शन देखेंगे कि जब उसमें इनपुट फेंकें तो वो पॉइंट आसमान को निकल जाएगा और वापस नहीं आएगा। ऐसे फंक्शन कहलाएंगे अनबाउंडेड फंक्शंस, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। समझ आई, ऐसे फंक्शंस भी होंगे, लेकिन ये तीनों इस रीजन के ऊपर क्या हैं, बाउंडेड। सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट हम इनपुट करेंगे तो ये अनबाउंडेड हो जाएंगे।
हमने सिर्फ इस रीजन के लिए देखा कि इस रीजन के लिए कहाँ कहाँ आंसर आ रहे हैं। फॉर दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ये गिवन होगा ना, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अगर यही रीजन ना गिवन हो तो फिर तो ये कंप्यूट ही नहीं हो सकता। देखें इसके अंदर ना वैल्यू के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, वो कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। कहा है कॉम्प्लेक्स पॉइंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं जहां मैग्नीट्यूड 1 है, पूरा का पूरा एक सर्कल है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको काफी होगी मैग्नीट्यूड्स वाली, ठीक है। ले जी, अब हम जरा देखना चाहते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है और पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, और कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं। ले थोड़ी सी बैकग्राउंड में डेवलप करना चाहता हूं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, जब आप कहते हैं ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये एक पॉइंट है ओरिजिन, और ये एक पॉइंट है 1,0 या 1 + 0 आयोटा, और ये क्या है, ये पूरी एक लाइन है, और इस लाइन की इक्वेशन है कि यहां x = 1 है और y यानी इमेजिनरी एक्सिस चेंज हो रहा है। इसी तरह ये क्या है, ये क्या चीज है, ठीक है, और ये क्या है, अगर यहां आयोटा हो तो ये वो लाइन है जहां आपका y इमेजिनरी एक्सिस = 1 है। इस तरह यानी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप अपनी प्लेन को, प्लेन के जितने भी पॉइंट हैं, मसलन ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, ये, तो इसको आप डिवाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरेलल लाइंस। एक होती है पैरेलल टू x एक्सिस और एक होती है पैरेलल टू y एक्सिस। मसलन ये जो पॉइंट है ये कहां पे आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है इन दो के इंटरसेक्शन पे, ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू होगी x + i/y। x क्या है, वो ये x है और ये y है। यानी आपने अपनी कॉम्प्लेक्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के एक जाल में हर पॉइंट को डिवाइड कर दिया है। हर पॉइंट यूनिकली, कोई भी पॉइंट प्लेन का पकड़ लें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का एक यूनिक इंटरसेक्शन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी बजाय ना हम अपनी प्लेन को इसकी बजाय इस तरह से डिवाइड कर लें, इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। पहले क्या था, पहले हर पॉइंट जो था, मतलब ये कोई पॉइंट था, ये पॉइंट तो किसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन पे आ रहा था। अब वही पॉइंट कहां पे आएगा, अब वही पॉइंट किसी ना किसी सर्कल के ऊपर आ जाएगा, और वो जो सर्कल जिसके ऊपर ये पॉइंट आएगा, जब वो सर्कल के ऊपर आएगा तो इसका मतलब उसका ये जो डिस्टेंस है ना, जिसको हम रेडियस कह रहे हैं या जिसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैग्नीट्यूड फिक्स कर ली तो फिर अब आप इस सर्कल के ऊपर ही रह सकते हैं बस।
अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस सर्कल के ऊपर आपको बताएगा कि आप एग्जैक्टली किस एंगल पर हैं, यानी वो ये कोऑर्डिनेट होगा दूसरा, ये वाला, और ये थीटा होगा। यानी वही पॉइंट जो पहले किसी एक्स वाई प्लेन की किसी पोजीशन पे था, वो किसी ना किसी सर्कल के ऊपर आएगा। जब वो सर्कल के ऊपर आएगा तो उसके दो वैल्यूज होंगी कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और उसका एंगल कितना। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से डिस्क्राइब करें तो इसे हम उसकी कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और अगर हम इसकी बजाय एंगल और मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई करें तो यह कहलाती है उसकी पोलर फॉर्म। दोनों का काम क्या है, प्लेन को डिफरेंट अंदाज से मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टीशन करना, ठीक है, डिवाइड कर देना प्लेन को इस तरह से कि एक पॉइंट अगर आपके पास एक्स और वाई मौजूद हैं तो आप एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट है 2 + 4 आयोटा, तो 2 का मतलब है ये 2 ये हो गया, और 4 आयोटा का मतलब 1 2 3 4, मैं यहां पहुंचूंगा। एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये यूनिकली प्लेन के पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर मैं यही काम करूं कि मुझे चाहिए एक ऐसा पॉइंट जिसकी आर है या मैग्नीट्यूड है 1 और एंगल है 30, इसका मतलब पहले मुझे 1 वाली मैग्नीट्यूड के ऊपर एक सर्कल ड्रा करना पड़ेगा, फिर उस पर 30 का एंगल देखना पड़ेगा, तो यहां मैं पहुंच गया। इसको मैं कहता हूं, इस इंफॉर्मेशन को मैं कहता हूं जिससे मैं पॉइंट को आइडेंटिफाई करूंगा, इससे मैं कहता हूं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर फॉर्म। और पहले जो इंफॉर्मेशन थी मेरे पास वो क्या थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब एक ही पॉइंट है असल में, है तो वो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, उसकी वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में कुछ है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कुछ है। तो हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए जिससे हम पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाए और कार्टेशियन से पोलर में। हम ये कन्वर्शन क्यों चाहते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि जो पोलर की फॉर्म में काफ़ी आसान होगी, क्योंकि डी मोवरीज थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, वो मौजूद है हमारे पास, पावर कैसे आती है अंदर। ठीक है, तो पोलर फॉर्म हमें पढ़नी है, डेवलप करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है, उसके बाद हम आगे चल पाएंगे और बहुत बड़ा पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म से सॉल्व होगा। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट था कि कोऑर्डिनेट थे? कोऑर्डिनेट्स थे, फिर हमें पोलर की जरूरत तो वही जवाब दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है 1 + आयोटा और क्वेश्चन ये है कि इसकी ये पावर फाइंड करें लेट्स से, और ये कोई ये नंबर आ जाता है लेट्स से, और इसकी कहते हैं जी ये पावर फाइंड करें, तो ये पावर आप 50 पावर्स बाइनोमियल की मदद से, उसमें 51 टर्म्स होती हैं, उनको सॉल्व करना शायद 2 घंटे लग जाएं, और अगर आप इसको कन्वर्ट करें पोलर फॉर्म में तो ये 1 मिनट में हल हो जाएगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन पोलर फॉर्म में हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके और भी कई आंसर्स हो सकते हैं इस बात के। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हम पोलर फॉर्म को नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स 2-3 में हम इस पूरे पार्ट को वाइंड अप करेंगे ताकि हम सीरियस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ मूव करना शुरू करें। थैंक यू।